लूनर इक्लिप्स में लिखना, लूनर इक्लिप्स में लिखना। हिंदी हिंदी वालों का पीडीएफ ललित भाई भेज रहे, हिंदी का पीडीएफ दे दिया बना के, तो उससे देख के लिख लेना। ठीक है, इन केस मैं ढंग से बोल ना पाऊँ। लूनर इक्लिप्स, राइट डाउन। लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, situation when situation when situation when earth comes between situation when earth comes between situation when earth comes between sun and moon, situation when earth comes between sun and moon. Next point, it occurs only on full moon day. It occurs only on full moon day, क्योंकि फुल मून डे पे हमने देखा था ना कि सन, अर्थ और मून होता है बिल्कुल ऑपोजिट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सोलर इक्लिप्स पे, इसमें उल्टा कर दो। सिचुएशन व्हेन, सोलर इक्लिप्स में सिचुएशन व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, सिचुएशन व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। अरे, पूर्णिमा की रात, सिचुएशन व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। नेक्स्ट पॉइंट, इट अकर्स ओनली ऑन न्यू मून डे। न्यू मून डे पे मून की पोजीशन है ना, सन, मून और फिर अर्थ, जिस वजह से जहां रात होती है वहां अमावस होता है। ठीक है, अकर्स ओनली ऑन न्यू मून डे। उसके जो टाइप्स मैंने दिए थे, टाइप्स के भी डायग्राम बनाए हैं आप लोगों ने। तीन टाइप्स थे ना, सोलर के और तीन लूनर के, उसका भी डायग्राम बनाया है? नहीं बनाया? नहीं बनाया? दो ही बताए थे, उनके तीन तीन अलग अलग टाइप बताए थे मैंने, उसका नहीं बनाया। समझा दिया था मैंने, उसके लिए इतना जगह छोड़ दो। अगर नहीं बनाया था, तीन टाइप बताए थे ना दोनों के, टोटल, एनुलर, तीन तीन टाइप दोनों के बताए थे, समझा दिया था कि पोजीशन शिफ्टिंग के वजह से अलग अलग नाम है। नहीं बनाया तो उसका स्पेस छोड़ के आगे बढ़ो, स्पेस छोड़ दो। देखो, एक्लिप्स का तो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, अब कुछ बेसिक देखते हैं। अब मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमें बताना हो, तो दो एक्सेस होता है, एक्स और वाई एक्सेस, है ना। अगर मान लो तुम्हारी पोजीशन बतानी हो मुझे, तो एक तो ऐसे और एक ऐसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो ही पर्सपेक्टिव में किसी भी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन दो ही पर्सपेक्टिव में बताई जा सकती है। अर्थ पे पोजीशंस को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए जोग्राफर्स ने सबसे पहले लाया लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट। जो सेंटर है अर्थ, सेंटर से जो लाइन पास होती है, दैट इज नोन एज इक्वेटर। ठीक है, ये जो लाइन है ये कैसी है? इट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो अर्थ पे एक्स, अगर एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस पे पोजिशनिंग के लिए उन्होंने जिसका इस्तेमाल किया, दैट वाज नोन एज लैटिट्यूड। इस लैटिट्यूड से अर्थ को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा। इसके ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और जो इसके नीचे हो जाएगा दैट विल बी सदर्न हेमिस्फेयर।
यहाँ पे, यहां से यहां तक, दिस इज 90 डिग्रीज नॉर्थ, एंड दिस इज 90 डिग्रीज साउथ, जिसको आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सुना होगा सबने, कितनी डिग्रीज पे है? और यहाँ पे कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66 कौन कह रहा है? 23.5 साउथ। अरे 66 तो आर्कटिक सर्कल होगा ना। क्वेश्चन ये है कि ये जो पैरेलल है लाइन के, ठीक है, इनको हम डिग्रीज के नाम से जानते हैं। तो ये डिग्रीज आ कहां से रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि ये डिग्री का मतलब क्या है। कोई समझा सकता है इस डिग्री का मतलब क्या है? मुझे बेसिक मैथ्स आता होगा तो जब मैंने यहाँ 90 लिखा था तभी समझ में आ जाना चाहिए कि तो ये 23 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या है। सेंटर से जो पोजीशन है, यहाँ से मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रख दें, क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो ये जो यहाँ से एंगल बन रहा है, हर उस एंगल पे जो आप लाइन खींच रहे हो, दैट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। इस सेंटर पोजीशन से जहां भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर इस पे प्रोटेक्टर रख दे तो बनेगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 90 तक जाएगा। तो इसी चीज के लिए आप क्या है, पैरेलल्स खींच रहे हैं लाइन, ठीक है, यहां से वहां तक। और वो जो लाइन है उसी को हमने नाम दिया है लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये जो है, एक से दूसरी लाइन का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है। दो पैर दो जो लैटिट्यूड है वो पैरेलल होते हैं, और दो लाइन पैरेलल है वो कहीं मिलेगी तो नहीं। इतना तो बेसिक मैथ्स पता ही होगा सबको। तो पैरेलल है तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता होगा, और बराबर डिस्टेंस है तो क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस है लगभग दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। एक से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 111 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां कहीं पे भी है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, अगला क्वेश्चन ये है कि ये सर्कल सर्कल तो ठीक है, बट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब मैंने चेंज ऑफ सीजन आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताई थी, जो अर्थ है वो 23 डिग्रीज टिल्टेड, उस टिल्ट के वजह से वी विटनेस चेंज ऑफ सीजन, है ना। तो ये वो पोजीशन है, ये दो पोजीशन ऐसी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पे हम डायरेक्ट सन विटनेस करते हैं। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट सनरेज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो मान लो यही चीज है ऐसे, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स इमेजिन करो बीच में है, तो एक पोजीशन ऐसा होगा जहां इस पार्ट पे ज्यादा सन पड़ेगा, और एक पोजीशन ऐसा होगा जहां इस पार्ट पे ज्यादा पड़ेगा, टेढ़ा है, ठीक है। सेम होता है अर्थ के साथ। एक पोजीशन होगी जब ज्यादा लाइट टिल्टेड रीजन इधर वाले के पड़ेगा, और एक पोजीशन ऐसी होगी जब ज्यादा लाइट इधर पड़ेगा, ठीक है। तो जो यहां से यहां का रीजन, यहीं पे आपको डायरेक्ट ओवरहेड सन देखने को मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही डायरेक्ट ओवरहेड सन विटनेस करते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक। क्लियर है ये चीज? तो एक्स एक्सिस पे अगर हमें किसी की पोजीशन बतानी हो नॉर्थ साउथ के पर्सपेक्टिव में, डायरेक्शंस के हिसाब से, तो वी यूज
लैटिट्यूड। ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल नॉर्थ साउथ के पर्सपेक्टिव में तो बताई जा नहीं सकती है, ईस्ट वेस्ट भी तो है। नॉर्थ साउथ पे आप तभी बता सकते हो जब बिल्कुल 0 डिग्रीज पे हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर मुझे आपकी पोजीशन बतानी हो तो मैं ऐसे ही बताऊंगा ना, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। उसके लिए ज्योग्राफर्स ने बनाया लॉन्गिट्यूड, लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है बिल्कुल, ये वाली, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड में, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, उसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच। इट पासेस थ्रू लंदन। ठीक है। इसको नाम दिया गया 0 डिग्री को रेफरेंस लेके, इट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच। अब आप देखो, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ना यू कैन से कि फलाना लैटिट्यूड और फलाना लॉन्गिट्यूड पे एक ऑब्जेक्ट है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ऐसे ऐसे हम लेते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और ऐसे ऐसे लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। अब जो फोटोज भेजी है उसमें आप ऊपर से देखो तो आपको समझ आएगा कि लॉन्गिट्यूड एक अलग चीज है। एक अपर पोजीशन से फोटो ली होगी उसने। हाँ, ये नहीं नहीं, हाँ हाँ देखो, ये देखो, ये जो पोजीशन है, ये देखो, ये जो पोजीशन है, ये अर्थ के ऊपर से ली गई है, ये वाली जो फोटो, इसको ध्यान से देखो तो बेटर समझ आए। देखा? ठीक है। हो क्या रहा है, जिस प्रोटेक्टर की मैंने बात की, सपोज करो हमारे पास अनगिनत प्रोटेक्टर है, और अगर हम सारे प्रोटेक्टर को एक पोजीशन में ऐसे करके लगाएं, ऐसे 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 ऐसे, तो एक पूरा अर्थ जैसा स्फेयर नहीं बन जाएगा? बनेगा ना। एक पोजीशन पे अगर डंडा डाल दें और उसके इर्द गिर्द चिपका दें प्रोटेक्टर्स को, तो टोटल कितने 360 प्रोटेक्टर्स को हम चिपका सकते हैं एंगल के हिसाब से। क्या बनेगा? पूरा एक सर्कल। तो सेम कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूड। वो क्या 3D में समझ में आएगा। देखो, सपोज करो अर्थ है, ये वाली चीज तो क्लियर हो गई आपको। ठीक है। ये कैसे बन रहा है ये तो क्लियर हो गया, कि सेंटर पोजीशन से 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 90 इधर, 90 इधर, और 0, टोटल कितना हो गया? 181 डिग्रीज। ऐसे 180 है, बट 0 को कंसिडर करके अगर आएगा ना कि कितने लाइन है लैटिट्यूड के, तो लाइन कितने हो जाएंगे? 181, 1 से 90, 1 से 90 और 0। ठीक। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड क्या है, ये तो ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? वर्टिकल। तो उसके लिए आप प्रोटेक्टर को इमेजिन करो, जो होता नहीं था चांद सा बना हुआ, क्या बोलते हैं? डी। हाँ, डी। उस डी को अगर हम कंसिडर करो कि बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हमारे पास, और बिल्कुल ऐसे करके गोल करके टेप से चिपका दें बहुत सारे, तो पूरा एक सर्कल बनेगा। ठीक है। वो लॉन्गिट्यूड। ठीक। अब हम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ऐसे नॉर्थ साउथ के पर्सपेक्टिव में लैटिट्यूड में, और ईस्ट वेस्ट के पर्सपेक्टिव में लॉन्गिट्यूड में। क्लियर? एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। ठीक। देखो होता क्या है, अब ये जो लाइन है 0 डिग्रीज, एक चीज
है कि जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी 180, वो कंबाइन होगी। दो 180 नहीं बन सकते, एक ही 180 होगा ना, टोटल तो 360 ही होगा। ठीक है। तो जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपको 180 डिग्री की लाइन है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्योंकि कहीं से तो डेट डिसाइड होती होगी किसी लाइन से। अब अर्थ तो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, एक कोई रेफरेंस पॉइंट होगा ना जो बताएगा कि दिन कहाँ से बदल रहा है, तो दैट इज 180 डिग्रीज। जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पैरेलल है वो है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक। और जो टाइम जोन वर्ल्ड में डिसाइड होता है, उसके लिए रेफरेंस इसी को लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम जोन बनाओ। क्योंकि 24 घंटे में एक बार पूरा अर्थ घूम रहा है ना, 24 घंटे में घूम रहा है, पूरा एक राउंड लगा रहा है। तो टाइम का रेफरेंस यहां से, क्योंकि पूरे एक 24 घंटे में जो सारे लैटिट्यूड है घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, किसी भी देश का जो टाइम है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट तो यही है। हमारा कितना है टाइम जोन? +530 GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से +530 है। और इट इज 82.5 डिग्रीज, क्लोजेस्ट टू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। वहां से पास होती है ये लाइन। ये जो हमारी लाइन है रेफरेंस की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की जो लाइन है वो। ठीक है। इट पासेस थ्रू द मिर्जापुर। और स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, ठीक है, आंध्रा और UP। ठीक। नहीं, दिल्ली से कैसे हो? दिल्ली से हो ही नहीं सकती ना। वो देखना इंडियन ज्योग्राफी में, टेंशन मत लो। तो क्लियर हो गया व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है। जो बिल्कुल ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, जिससे हम अर्थ को दो हाफ में बांट रहे हैं और बन रहा है, दैट इज लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइंस है वो है लॉन्ग। ठीक है। 0 डिग्रीज को रेफरेंस लिया जाता है टाइम जोन के लिए, और जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है दैट विल बी इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो बनाया है हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वो जोन है जहां पे सन ओवरहेड होगा। इसके अलावा ऊपर ओवरहेड नहीं होगा, डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती। ठीक है। अंडरस्टैंड? देखो, अब इक्वेटर दो पार्ट में बांटता है। एक चीज पता है आपको, नॉर्थ और साउथ पोल पे एक फेनोमेना होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। कैसे होता है पता है? ये टिल्ट की वजह से। मैंने बताया नहीं था उस दिन कि अगर मान लो सपोज करो मेरे हाथ में एक ग्लोब है, ठीक है, और कोई लाइट सोर्स है मान लो यहाँ। इमेजिन करो यहाँ पे मेरे हाथ में ग्लोब है, एक लाइट सोर्स है बीच में। अब वो टिल्टेड है, घूम तो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज टिल्ट होके घूम भी रहा है, सपोज करो ये गोल सा है, ठीक है, ये गोल सा है, ये टिल्ट हो गया, बेशक ये घूम रहा हो, बट ये वाला पार्ट तो हमेशा एक्सपोजर में रहेगा ना, इसको क्या फर्क पड़ेगा? सेम चीज अगर यही चीज इधर चली जाए, लाइट सोर्स इधर आ गया, अब क्या है, नीचे वाला पार्ट हमेशा घूम रहा है, लेकिन इसके तो एक्सपोजर में है। इसीलिए 6 महीने दिन, 6 महीने रात, इसलिए होता है। ठीक है। तो फिर फटाफट लिखना स्टार्ट करो, लैटिट्यूड। इंग्लैंड है वो, कनाडा की, दैट इज कैनेडीज ऑक्यूपेशन। चलो, राइट डाउन द हेडिंग, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एंगुलर डिस्टेंस, इट इज एंगुलर डिस्टेंस, इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, it is angular distance of a point on earth, it is angular distance of point on earth surface from center of the earth, it is angular distance of a point on earth surface from center of the earth। देखो कि कहीं भी अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो इस पोजीशन से, है ना, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5। ठीक है। नाउ राइट डाउन इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये डायग्राम बनाया किसी ने? नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, फिर लिख ही लो। बनाया है? अगर डायग्राम बनाया है तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसी डायग्राम में जो मैं इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बता रहा हूं, यहां से यहां पे बस एरो देके देखो, यहां से यहां ऐसे करो और राइट डाउन सन इज ओवरहेड। इसी जोन में सन ओवरहेड होता है। फर्स्ट पैरेलल विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ या साउथ? कहाँ ध्यान रहता है भाई? हाँ, उसको कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो बता तो दे, सही बता गलत बता। 23.5 डिग्रीज नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। राइट डाउन कैप्रिकॉर्न, CAPRICON, 23.5 डिग्रीज साउथ। और यहीं पे ना ऐसे करके लिख ले, सन इज डायरेक्ट ओवरहेड इन्हीं दोनों के बीच। सन इज ओवरहेड बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ऊपर नीचे जैसे लिखा होगा ना आपने, जिसने डायग्राम नहीं बनाया, एरो दो लिखो, सन इज ओवरहेड बिटवीन दीज टू लाइंस। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, 66.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज साउथ। ये वो रीजन है जहां पे मैंने नहीं बताया कि 6 महीने दिन, 6 महीने रात, ये वो वाला रीजन। यहां से यहां और यहां से यहां, ये वो जोन है जहां पे आपको विटनेस होता है 6 महीने लगातार दिन, और फिर जब पोजीशन बदली तो 6 महीने लगातार रात। ठीक है। नाउ राइट डाउन इक्वेटर। राइट डाउन इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? स्ट्रेट अवे बात है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, नॉर्थ और साउथ में। फर्स्ट इक्वेटर, इक्वेटर इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। पानी पिएगा? पीले पीले, नींद आ रहा है तुझे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। बुक अच्छी यार, परमार है। गुड बुक। क्या क्या कह रहा है? बिटवीन टू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लिखा था 111 किलोमीटर। अगर नहीं लिखा था तो लिख लो। दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज, यस। नाउ गिविंग लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। इट इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। It is angular distance of a point on Earth's surface along the equator, comma, east or west from, east or west from, east or west from prime meridian, है ना? प्राइम मेरिडियन से ईस्ट, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट, दो ही जा रहा है ना। इधर से 180,
ईस्ट हो गया इधर से 180, वेस्ट। ठीक है। हाँ, ग्रीनविच की प्राइम मेरिडियन, उसी को ग्रीनविच बोलते हैं। हाँ, प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच बोलते हैं। ठीक है। जहां पे लैटिट्यूड लिखा है, एक और चीज बताना भूल गया था मैं, शायद अगर बताया होगा, 181 होते हैं टोटल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। टोटल 181 होते हैं। एक से नब्बे, एक से नब्बे और जीरो मिला के कितने हो गए? 180। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि 179 तो नहीं है, 180 तो नहीं है। तो 90, 90, 90, इधर साउथ नीचे, टोटल 180 प्लस जीरो कितना हो गया? 181। ठीक है। लॉन्गिट्यूड 360 है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में राइट डाउन, पोल टू पोल, पोल टू पोल टच हो रहा है ना, पोल टू पोल ही तो टच हो रहा है सारा। ठीक है। सो इट इज सेमी सर्कल फ्रॉम पोल टू पोल। इट इज सेमी सर्कल फ्रॉम पोल टू पोल। 0 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ग्रीनविच। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी, लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, 0 डिग्री longitude is called Greenwich time. 0 degree longitude is called Greenwich mean time. Greenwich mean time, GMT। अगर आप कोई वॉच यूज करोगे ना, तो इसमें लिखा आएगा GMT प्लस 5.530, जो हमारी टाइमिंग है उनसे 5.5 घंटे आगे की है। ठीक है। कहाँ पे है ये GMT? लंदन यूके में, ये चीज लिख लो, लंदन यूके में है। इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इट इज इन सिचुएटेड इन लंदन, यूके। यूके उत्तराखंड नहीं, वो वाला। हाँ, ये तो उत्तराखंड समझ ये। नाउ उस उलट क्या है? 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड इज इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्रीज longitude is known as international date line। इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट लाइन। देखो, डेट लाइन सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। किरिबाती आइलैंड के आसपास थोड़ा घूमता है। ठीक है। दिस इज 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। थोड़ा सा ऐसा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट मत इमेजिन करना है। हाँ, थोड़ा सा टर्न अराउंड। ठीक है। यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। सबसे ज्यादा टाइम जोन पता है किस कंट्री का है? फ्रांस। पहले था रशिया। फ्रांस। लगभग 12 टाइम जोन है उसका। इंडिया का कितना टाइम जोन है? एक ही है। लिखना है तो लिख लो। फ्रांस हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन। फ्रांस हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन। और है। हाँ, 11 थे, क्या तो एनसीईआरटी के हिसाब से अभी भी रशिया ही चल रहा होगा, अब फ्रांस। इंडिया का कौन सा है स्टैंडर्ड टाइम? 82.5 डिग्रीज ईस्ट है, लिख लो ये चीज। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। इंडिया तो ईस्ट कंट्री है ना। अच्छा, अगर ज्योग्राफिकल रीजन में बात करें तो इंडिया कौन सी कंट्री है? मतलब साउथ एशियन है, साउथ ईस्ट एशियन है, साउथ वेस्ट एशियन है, कौन सा है? साउथ ईस्ट है।
इंडिया साउथ एशिया है। इंडिया साउथ एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट नहीं। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कंट्री जो है वो है आपका, जो नीचे की जितने भी 10 कंट्री है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, एशियन कंट्रीज जितनी है, वो है साउथ ईस्ट, अपना साउथ एशिया। तभी तो हम सार्क के फाउंडर मेंबर में से एक। सार्क पता होगा, साउथ एशियन कॉपरेशन के लिए बना था, हालांकि अब तो डोरमेंट हो चुका है। उसमें पाकिस्तान भी है, सार्क में। ठीक है, 82.5 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है। और कितना आगे है ये जीएमटी के? 5.5 घंटे, तो इसको लिखो। विच इज अहेड ऑफ, विच इज अहेड ऑफ जीएमटी बाई 5 hours 30 minutes। हमारा टाइम जोन उनसे 5.5 घंटे आगे। जीएमटी प्लस 5:30 लिख दो, समझ लो। वॉच में भी वही लिखा आता है, जीएमटी प्लस 5:30 मिलेगा। जी, प्रधानमंत्री बने थे तब तक ब्रिटिश टाइम का वो फॉलो हो रहा था। बजट जो पास होता था वो हमारे यहाँ 5:30 बजे पास होता था, 5:30 6 बजे। तो उन्होंने ये चीज कट की कि उस वहां के पार्लियामेंट के टाइम के हिसाब से बजट क्यों पास कर रहे हो। तब बजट का टाइम चेंज हुआ, फिर दिन में स्टार्ट हुआ। देख लिया। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। 5 अलग अलग राज्यों से ये पार होता है। ये अभी मत लिखो, हम इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि 5 स्टेट से पास होता है। और मिर्जापुर वेब सीरीज तो लगभग सबने देखी होगी, तो वहां से पास होता है क्लोजेस्ट। ठीक है, चलो। एक और पॉइंट लिख लो, द आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशियन। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन से पास होता है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये पैसिफिक ओशियन से पास होता है। पैसिफिक मॉल आनंद विहार में भी तो है शायद। कल मैंने देखा था वहां। देखो, अब सपोज करो ये, अब अभी के लिए इसको 0 डिग्री, ये नहीं। नहीं, 0 डिग्री क्या आर्टिक ओशन? नहीं, 0 डिग्री कहीं वो तो अलग अलग कंट्रीज से पास होगी ना। ओशियन पता नहीं मुझे, देख लो उसमें लिखा रहा हो। दोनों में टच होगा ना, ये तो पोल पे तो टच हो ही रहा है। आर्कटिक क्या दोनों जगह टच होगा, ये तो आर्कटिक और वो दोनों होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, डोंट वरी। क्योंकि आइडियल जो है ना, वो इंटायरली पैसिफिक में ही फॉल करता है, इसलिए आइडियल पूछने के चांसेस ज्यादा। ये तो बहुत सारी 10 कंट्रीज से भी पास होता है, जो वो है आइडियल। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा। अभी के लिए देखो, सपोज करो ये जो है, अभी के लिए इसको 180 डिग्री मान लें बीच वाली लाइन में, कुछ टाइम के लिए। अब आप बोलोगे कि आपने बोला कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। और इधर क्या होगा? सॉरी सॉरी, उल्टा होगा। इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ठीक है, इस लाइन के इधर कोई खड़ा है, मान लो उधर कोई। अगर कोई यहां से यहां आ गया तो क्या होगा? और यहां से यहां आ गया तो क्या होगा? ये कई बार एग्जाम में पूछता है। टेम्परेचर का कुछ। बोलो बोलो। देखो, यहां से यहां गया तो एक दिन गेन कर लेगा, और यहां से यहां गया एक दिन लूज कर। ठीक है, ईस्ट में गया यहां से तो गेन करेगा, वेस्ट में गया तो लूज करेगा। अब सपोज करो पार्टी चल रही है 1 जनवरी की, कोई बंदा ईस्ट में बैठा हुआ, अब खत्म हो गया, गया वापस, फिर पार्टी कर ली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब आप वापस उधर जाओगे तो गेन करोगे एक दिन, इधर आओगे तो लूज करोगे।
करने के लिए तो उसको लूज करना था ना, आगे वेस्ट की ओर चला गया। समझ गए? अंडरस्टैंड? ठीक है। तो यहां से जब भी आप ईस्ट की ओर जाओगे तो आप एक दिन गेन कर लोगे, और वेस्ट की ओर जाओगे तो एक दिन लूज कर दोगे। ठीक है। एक दिन आगे चलना है तो उधर चले गए, ईस्ट में चले गए, एक दिन पीछे जाना है तो वेस्ट में चले। तो ये एक लाइन बनाओ, उसको लिखो आइडियल, और वहां पे ऐसे करके एरो बना के लिख देना, वेस्ट ईस्ट बना के, इधर एरो डाल के गेन, उधर एरो डाल के लूज। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ऐसा हो इसलिए रहा है ना, क्योंकि अब आपने रेफरेंस ले लिया है इसको 0 डिग्री। ध्यान से समझो ऐसा क्यों हो रहा है। किसको हमने ले लिया 0 डिग्री, और ये रेफरेंस है टाइम का। ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट में इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो डेट लाइन से पहले अर्थ का कौन सा पार्ट गुजर रहा है? ईस्ट गुजर रहा है, इसीलिए वो एक आगे चल रहा है। और वेस्ट जो है वो बिल्कुल पीछे चल रहा है, इसीलिए वो पीछे चल रहा है। समझ गए बात को? क्योंकि 12 घंटे में पूरा आधा अर्थ दिन और आधा रात एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो वेस्ट के आगे है, इसीलिए वहां क्या होगा, डेट पहले चेंज होगा ना। भाई अर्थ ऐसे घूम रहा है तो पहले जो ईस्ट का पार्ट है वो सनरेज फेस करेगा, तभी तो सन राइजेज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट। आप समझे क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ईस्ट वाला पार्ट पहले सन के आगे एक्सपोज हो रहा है, वेस्ट वाला बाद में। इसीलिए वहां पे एक दिन डेट बढ़ जा रही है और पीछे। ठीक है। चलो, और तो कुछ है नहीं इसमें। क्या? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं करना। देखो बेसिक मैथ्स आती है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ। अब मान लो कि अर्थ पे मैंने आपको बता दिया कि 24 घंटा लगता है। अगर मैं पूछूं कि हर एक घंटे में कितना डिग्रीज अर्थ घूम रहा है, ये बता पाओगे? कितना डिग्री घूम रहा है? ठीक है। कितना मिनट लगा रहा है हर एक डिग्री के लिए? हर एक मिनट के लिए 60, 24 घंटे में कैसे घूम रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि अर्थ जो है, अर्थ जो है हर एक डिग्री जब घूम रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसके लिए? 4 मिनट। देखो इस बेसिक कैलकुलेशन को समझना इसलिए जरूरी है। कई बार सपोज करो कि मैंने ये दिया कि लंदन में 6:30 बज रहा है AM। लंदन में 6:30 बजे सुबह है। इंडिया में क्या टाइम होगा? बाकी किसी ने नहीं बोला ना, इसलिए मैं, लंदन में 6:30 बजा तो इंडिया में क्या टाइम होगा? कैसे? कैसे? 5.5 घंटे आगे है इसलिए। चलो ठीक है, अब मान लो थोड़ा क्वेश्चन को मैं फ्लिप कर देता हूँ। लंदन में बज रहा है 12। ठीक है। लंदन में, अब आपको बताना है 30 डिग्रीज ईस्ट में क्या टाइम होगा। नहीं होगा? ये भाई, 2 बज गए। 15, 15। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। 30 डिग्रीज वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा? सब समझ में गया ना सबको क्या कह रहा हूं मैं? 1 डिग्री अर्थ को घूमने में कितना टाइम जा रहा है? 4 मिनट। 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, करना मल्टीप्लाई। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। अब यहाँ 12 AM है, 2 AM। अब पीछे
तो पीछे चल रहा होगा उसका टाइम ग्रीनविच से। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब इससे माइनस करोगे तो 10 हो जाओगे। समझ गए? 10 PM, PM में ध्यान रखना बस। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे इसका। ठीक है। वो डिग्रीज का कॉन्सेप्ट जैसे ही लगाओगे अपने आप सॉल्व। कुछ नहीं है देखो, पर आवर अर्थ रोटेट करता है बाय 15 डिग्रीज। 15 डिग्रीज। ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, पर डिग्री कितना मिनट आ रहा 60 डिवाइडेड 15 कर दिया, 4 मिनट। बस इन्हीं दो चीजों पे सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बस याद रखना कि ग्रीनविच के ईस्ट में जाएंगे तो टाइम ऐड होता है, उसके पीछे जाएंगे तो टाइम आपको माइनस करना है। तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, ईस्ट लिखा है। ठीक है। चलो। वो एक डायग्राम होगा उसमें ना, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर सब दिख रहा होगा। है। हाँ, देखो, सिंपल से डायग्राम में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एटमॉस्फेयर सबको पता है क्या होता है, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। है ना? वायुमंडल जिसने घेर रखा है पूरे अर्थ को। ठीक। हाइड्रोस्फेयर भी सबको पता होगा, पानी। हाइड्रो का मतलब ही पानी। लिथोस्फेयर क्या है? जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो अपर लेयर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्रस्ट का जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक। इन सब का इंट्रैक्शन जहां हो रहा है वो होता है बायोस्फेयर। ठीक है। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंट्रैक्शन हो रहा है, दैट लीड्स टू बायोस्फेयर। हम सब बायोस्फेयर का पार्ट है ना, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन, पानी, हवा, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें तो लिखाने उखाने की कोई जरूरत मुझे लगता नहीं कि है। ये लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, फलाना ढिमकाना लिखवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो अब सीधे आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ का इंटीरियर कैसा है वो देखो। अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखो। क्या? हम्म, देखो, सबसे अपर लेयर जो है, दैट इज नोन एज क्रस्ट। thickness average would be 25 to 30 kilometers. That is average. And we have the second layer, which is known as magma. Sorry, mantle. Mantle. ठीक है। और एक सबसे अंदर होता है, दैट इज, तो बेसिकली मोटा मोटी यही 3 लेयर। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो पहले इसको समझना जरूरी है
कि अर्थ का बेसिक जो है वो तीन ही लेयर, सबसे ऊपर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ठीक। तो क्रस्ट है वही पार्ट है जिसपे बिल्डिंग बिल्डिंग सारी बनी है, खेती वेती जो भी हो रही है वो क्रस्ट के ऊपर हो रही है। क्रस्ट में याद रखना दो अलग अलग टाइप ऑफ क्रस्ट होते हैं। एक क्रस्ट जिसपे हम खड़े हैं, जो जमीन आपको दिख रही है, बट जहां जहां पानी है, जरूरी तो नहीं है कि वो केवल उसके नीचे भी तो है कुछ, उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। जिसके ऊपर हम हैं, बिल्डिंग बनी है, खेती बाड़ी हो रहा है, जंगल है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल, जो ओशियन पे है वो ओशियनिक क्रस्ट। दो टाइप ऑफ हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है मैंटल। ठीक। सबसे लास्ट में वो। देखो एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले क्रस्ट पे आ जाओ। तो पहला पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हो क्या होगा कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। पहला पॉइंट तो यही होगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो वहीं पे लिखते जाओ, यहाँ पे क्रस्ट लिखा वहीं पे लिख लो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। थिकनेस इसका जो है दैट विल बी, इट लाइज अराउंड 5 to 30 kilometers। thickness will be around 5 to 30 kilometers, average is 25 to 30 kilometers। ठीक है, 25 to 30 किलोमीटर का एवरेज है इसका। देखो जो अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा मोटी है इन कंपेरिजन टू ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ज्यादा थिक है, तभी तो ऊपर है। समझ गए? तो प्लीज राइट डाउन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज, है इसमें लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ज्यादा लिखा है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट से ज्यादा चौड़ा है ये। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो मिनरल से मिलकर बना होता है, दैट इज सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ साइमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ साइमा। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। एक ऐसा डायग्राम दिख रहा हो, दिख रहा है डायग्राम? मैंने ये सब लिख लिया। एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम। इस वाले डायग्राम को अपने अपने फोन में खोलो, ये समझना बहुत जरूरी है ये वाला, दिस वन। देखो सबसे ऊपर वाला लिखा है ना लिथोस्फेयर, जो मैं बता रहा था आपको, क्रस्ट लिथोस्फेयर, है ना? देखो आपको इसमें दिख रहा होगा क्रस्ट है और एक ओशियनिक वो भी दिखाया है, सी बना रखा है। ये है आपका ओशियनिक क्रस्ट, ये वाला छोटा वाला। ठीक है, ये है ओशियनिक क्रस्ट। और सियाल क्या है? क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब यहाँ पे आप साइड में देखो अगर, तो एक डिसकंटिन्यूटी दिख रहा होगा जो डिवाइड करती है दोनों अलग अलग क्रस्ट को। पहले वाला होगा कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, दिख रहा है? कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये सब, कि जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है। सो दिस विल बी कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। अब थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो एक आपको दिख रहा होगा अपर मेंटल और एक दिख रहा होगा लोअर मेंटल, दिख रहा है? विजिबल?
अपर मेंटल में जहां पे क्रस्ट और जो क्रस्ट है और ये जो मेंटल है, ये जो लेयर है यहाँ, यहाँ इन दोनों के बीच में जो विभाजित हो रहा है, यहाँ पे होता है एस्थेनोस्फेयर। एक सेमी सॉलिड लेयर होती है अपर मेंटल में, जो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक लेयर होती है, दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। वो होता है सेमी सॉलिड। और आप जो विटनेस करते हो ना वोल्केनो से लावा जो आता है, वो इसी लेयर में प्रेजेंट, इसी लेयर से वो ऊपर आता है। वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी जिसको पता होगा उसको ध्यान होगा, ये तो पता होगा कि अर्थ जो है वो प्लेट्स पे टिकी हुई है। ये जो है, जो लैंड मास है वो प्लेट्स के फॉर्म में है। तो प्लेट्स हिलती डुलती हैं तो आपको अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है। तो ये जो वोल्केनो का जो कॉन्ड्यूक्ट है, जो स्टोर हाउस है लावा का, वो यहाँ एसनोस्फेयर। ठीक है, सेमी सॉलिड लिखा है ना। अब देखो, ये जो डिसकंटिन्यूटी है जो क्रस्ट को और अपर मेंटल को अलग कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अब अपर और लोअर मेंटल में है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, दिख रहा है। ठीक है। अब फिर लोअर और अपर कोर हो जाएगा या आउटर कोर, यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। उसके नीचे फिर आउटर और इनर कोर के बीच में इट इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। यहाँ पे बैरिज फेयर। तो ये डायग्राम एज इट इज बना लो अपने उसमें, एज इट इज जैसे इसमें दे रखा है वैसे ही बना के इन सारी डिसकंटिन्यूटी का नाम लिख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां ये डायग्राम बनाओगे वहीं पे लिख लेना रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,700 एंड 6,371 किलोमीटर। लगभग इतना किलोमीटर होता है, 6,371 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। और जो मैग्मा का स्ट्रेच आप डायग्राम में बनाओगे, वहां पे जहां तक मैग्मा बनाओगे ना, वहां पे लिख लेना 2,900 किलोमीटर। पूरा जो अपर मैग्मा लोअर मैग्मा मिला के जो डिस्टेंस है वो है 2,900 किलोमीटर। अपर और लोअर दोनों का अगर ऐसे जोड़ोगे ना टिप पॉइंट्स, तो वो 2,900 किलोमीटर, मतलब मैग्मा का जो टोटल वो है वो 2,900 एवरेज है। ठीक है। सॉरी मैग बोल रहा हूँ, हाँ मेंटल, मेंटल बार बार मैग्मा ही आ रहा है दिमाग। मेंटल, मेंटल, मेंटल। स्टेनोस्फेयर को भी लेबल करना। ठीक है, लेबल कर लिया। हाँ, उसको जरूर लेबल करना। लावा इन द वोल्केनो कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, ये लिख लो। लावा कम्स फ्रॉम दिस लेयर, वोल्केनिक लावा इसी लेयर से आता है। जहां पे स्टेनोस्फेयर लिखा है वहां पे लिखना वोल्केनिक लावा कम्स फ्रॉम दिस लेयर, इसी लेयर से ऊपर आके विस्फोट होता है। मैंने कुछ उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया था बट मुझे याद नहीं। पुराना बच्चा कोई बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा। हे, तुझे तो पता होगा, कुछ इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया था ना। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या बनाया था। कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने इसके लिए याद करने के लिए डिसकंटिन्यूटी को। मुझे याद नहीं आ रहा। ए, तू भी तो बैठा था क्लास में, नहीं याद आ? क्या था? अच्छा हाँ, यही तो था, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसका शॉर्ट ट्रिक लिख लो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, क्योंकि कोई से हो जाएगा कॉनरेड, मुझे मोहो, रेपिटी रेड, GU गुटेनवर्ग गुलाब, ला दो लेमन। हाँ, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये शॉर्ट ट्रिक तो नहीं भूलोगे तुम, याद रहेगा। हाँ?
नहीं, मैं तो भूलूंगा ही, मैं तो भाई अब क्या याद रखूंगा गुलाब गुलाब, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं तो भूलूंगा ही। देख लिया। कम टू कोर, जहां पे कोर लिखा है, कोर इनर मोस्ट लेयर है ना? इट इज नोन एज इनर मोस्ट लेयर। यहाँ पे होता है प्रेजेंट नीफे, निकल एंड आयरन, स्ट्रेट अवे एग्जाम में पूछेगा, और उस डायग्राम में भी लिखा हुआ होगा, नीफे, निकल एंड आयरन, नीफे। कोर में भी है निकल एंड आयरन, नीफे, निकल एंड आयरन, नीफे। क्या हुआ? नीफे। देखो, जो जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, उसमें डायग्राम में भी होगा, लिखा है ना अपने अपने जहां डायग्राम बनाया है। आउटर कोर लिक्विड होता है, और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। और यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट है, निकल प्रेजेंट है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट यू एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो पता है ग्रेविटी, अच्छा एक चीज बताओ, ग्रेविटी इक्वेटर पे ज्यादा लगती है या पोल्स पे? क्यों? पोल्स पे क्यों ज्यादा लगती है और इक्वेटर पे क्यों कम लगती है? हाँ? अरे आंसर आपके पास है यार। देखो, ये मान लो सेंटर है, अब ज्यादा दूर का डिस्टेंस कौन सा है स्फेयर के हिसाब से? सेंटर से इक्वेटर ज्यादा दूर होगा ना, पोल्स नजदीक होंगे। इक्वेटर तो बल्ज दे बिल्कुल, समझ गए? इसीलिए इक्वेटर पे कम एक्सपीरियंस करोगे, पोल्स पे ज्यादा एक्सपीरियंस, इसीलिए अर्थ पे कहीं ग्रेविटी कुछ होगा, कहीं ग्रेविटी कुछ होगा, एक जैसा ग्रेविटी नहीं है यार। यही रीजन है, यही रीजन है। अच्छा, ग्रेविटी अगर मान लो, सुनो मेरी बात, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, मान लो मैंने सुराख कर दी अर्थ, ये पूरी सुराख कर, यहाँ से इस मार्कर को ड्रॉप कर, ठीक, बाउंस करेंगे, क्या होगा मार्कर के साथ? लोग तो पुराने बच्चे, बताना क्या होगा? हवा नहीं रखते, नहीं, मैं कह रहा हूँ अर्थ पे हमने एक सुरंग बना दी, और इस मार्कर को ड्रॉप कर दिया, या इसको ड्रॉप कर दिया, चलो। जाएगा तो होता जाएगा। सबसे ज्यादा ग्रेविटी जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो वही करते हैं जहां हम अभी खड़े हैं। सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगा, यहां से जितना इधर जाओगे ग्रेविटी घटेगी, यहां से जितना इधर जाओगे ग्रेविटी घटेगी। अब हो क्या रहा है, यहां से फेंका, ठीक है, घटी 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 घटी, ठीक है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, इसी में रह जाएगा, बाहर आएगा ही नहीं। हाँ रुकेगा, क्यों रुकेगा? ग्रेविटी सबसे ज्यादा यहाँ है, और आप फेंक रहे हो, तो भाई जब यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। सेम वाटर का कॉन्सेप्ट है। अपना जो वाटर है, 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन आइस बनता है 0 डिग्री पे, बट डेंसिटी ज्यादा 4 डिग्री पे है। सेम इसके साथ सीन, वही कॉन्सेप्ट है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे ही रह जाएगा।
तो ये चीज याद रखना कि जो ग्रेविटी है अर्थ पे, वो सरफेस पे सबसे ज्यादा है। सरफेस से हवा में ऊपर भी गए तो भी घटेगा, उससे नीचे गए तो भी घटेगा। ठीक है, तो ये चीज लिखना तो लिख लो। द प्रेजेंस ऑफ आयरन, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द कोर, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज quantity of iron in the core is responsible for Earth's gravitational force. Is responsible for Earth's gravitational force. How much is the value of small g? 9.8 watt, kilometer, meter, feet, watt. It is 9.8 meter per second. न्यूटन मीटर जो है बेटा वो वर्क का यूनिट है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 9.8 मीटर सेकेंड माइनस टू, मतलब मीटर पर सेकेंड बोल। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो उसको मिलेगा दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये 9.8 मीटर पर सेकंड एक एवरेज स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन है, हर सेकंड उतना बढ़ रहा है। इसीलिए जितना ऊपर से किसी को फेंकोगे उतना नीचे जाएगा, उतना जोर से बैंग करेगा। अब फर्स्ट फ्लोर से कूदोगे जिंदा बच जाते हो ना, लेकिन 10वें फ्लोर से फेंक देंगे तो गए। फर्स्ट फ्लोर से 4 बार फेंको तो हाथ पैर टूट जाएंगे, कहीं का नहीं बचेगा वो। 10वें फ्लोर से क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हर सेकंड उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, तो नीचे आते आते तक तो धड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रॉक, चट्टाने, रॉक। 3 टाइप ऑफ रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब रॉक बनता कैसे है? अब रॉक आ रहा है अर्थ पे, कहीं से तो आ रहा हो। यस, शी इज राइट, इट इज लावा। जो मैग्मा है, जो उस चेम्बर में मैग्मा प्रेजेंट है, जब वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू वो बाहर आता है, इट सॉलिडिफाइज एंड फॉर्म्स रॉक। ठीक है, 2 तरीके के रॉक होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब साफ है कि जो बिल्कुल लावा सॉलिडिफाई होके बन रहा है, वो हो गया लावा या मैग्मा। अगर अर्थ के क्या हो गया भाई, तो उसको भी मालूम। तो मारने पर हंसता कौन है? गुस्सा आना चाहिए। देखो, तो होता क्या है, देखो एक चीज याद रखना, जो मैग्मा की हम बात कर रहे हैं, मैग्मा है यार, बिठा के रखूंगा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। तो चुपचाप पढ़ाने बस। मेरी एक बात समझे, ज्योग्राफी में ना मेरी एक बात समझना कि यहाँ जो आते हो आप,
आप पढ़ने का किताब से भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि कॉन्सेप्ट कम से कम लेके जाओ। वो तो आप पढ़ ही लोगे, रट ही लोगे कि कितना क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आप अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ कि अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो रटा रटा बच्चे से फिर सॉल्व नहीं होगा वो। ठीक है, तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक, ऑफन कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। ठीक है। अब होता क्या है कि जो मैग्मा चैम्बर है, एस्थेनोस्फेयर, वहां से वो ऊपर की ओर आता है। जब ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है, ऊपर आता है। देखो, जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया, तब उसको हम नाम देते हैं लावा। अगर अर्थ के सरफेस के नीचे ही सोलिडिफाई हो गया, तब हम उसको बोलते हैं वो मैग्मा ही है। ठीक है। और वो जो सोलिडिफिकेशन है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दैट फॉर्म्स द रॉक। तो सबसे पहले जो लावा या मैग्मा सोलिडिफाई हो रहा है, वो बन रहा है ऑफन कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। अब इसमें क्या एग्जाम में के बाद पूछेगा कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सक्लूसिव इग्नियस। तो इंट्रूसिव का मतलब साफ है, जो अंदर अर्थ सरफेस के अंदर सोलिडिफाई हो गया वो इंट्रूसिव है। जो अर्थ सरफेस के बाहर हुआ वो एक्सक्लूसिव। वर्ड से ही समझ में आ रहा है ये तो। ठीक है। तो इंट्रूसिव में क्या होगा, मैग्मा सोलिडिफाई हो रहा है, एक्सक्लूसिव में लावा सोलिडिफाई। ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अर्थ सरफेस के अंदर जब तक रह गया वो मैग्मा है, सरफेस के बाहर आ गया तो लावा। ठीक है। ध्यान रखना कि इस वाले में कहीं भी कोई फॉसिल प्रेजेंट नहीं होगा, कोई डेड एनिमल प्लांट कुछ नहीं होता। ओनली लावा एंड मैग्मा फॉर्म्स द इग्नियस रॉक, और ऑफन कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। ठीक है। इंट्रूसिव है तो जमीन के अंदर, एक्सक्लूसिव है तो जमीन के बाहर। इंट्रूसिव में इसलिए मैग्मा होगा, एक्सक्लूसिव में लावा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे ग्रेनाइट है, पैगमेटाइट है, बसाल्ट है, ये सारे एग्जाम्पल। नाउ कम टू दिस वन, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री में क्या होता है, अरे यार, मारने से कुछ नहीं होता भाई। मारने से लोग ढीठ हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता ना। सेडिमेंट्री, व्हाट इज सेडिमेंट? भूखे रे मारो तो। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स है ना, वर्ड क्या, रूट वर्ड क्या है, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री में क्या होता है, जब अलग अलग सेडिमेंट्स के लेयर आपस में चिपकते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और फॉर्म होता है सेडिमेंट्री। इसमें आपको मिलेगा जो पेट्रोलियम है, जो हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फॉसिल प्रेजेंट है। वी हैव फॉसिल प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है। तो पेट्रोलियम, कोल, ये सब सेडिमेंट्री से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेड प्लांट एनिमल वो भी इन्वॉल्व है लेयरिंग में। वो भी इन्हीं लेयरिंग में क्या फॉर्म होता है, पेट्रोलियम, कोल, ये सब। ठीक है। फर्दर डायमंड, बट डायमंड इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक, बट कोल इज। डायमंड नहीं। बताऊंगा डायमंड क्या है। मेटामॉर्फिक है डायमंड, मेटामॉर्फिक नहीं, मेलामॉर्फिक। जो दूसरा वाला है सेडिमेंट्री रॉक, इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स कंबाइन एंड दे फॉर्म सेडिमेंट। इसमें लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें लिविंग मैटर होगा, फॉसिल्स प्रेजेंट होंगे इस वाले में। ठीक। एग्जाम्पल, सबसे सटीक एग्जाम्पल मार्बल, सॉरी लाइमस्टोन। मार्बल, मार्बल अपडेटेड फॉर्म होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट। लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, जो रेड फोर्ट बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का जो बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ये वाला, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक पता क्या है, इन्हीं दोनों का कंबाइंड, इन्हीं दोनों का जो, यही दोनों जब बाद में प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम, ये जो पीवीटी है, पीवीटी के इन्फ्लुएंस में ये, या ये, जब एक्सट्रीम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, टाइम नहीं है फर्स्ट, टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, वॉल्यूम
या टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं, तब इनका जो अपडेटेड फॉर्म बनेगा वो बनेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से बन रहा है, लावा मैग्मा से बन रहा है। ये सेडिमेंटेशन से बन रहा है, डिफरेंट लेयर्स की लेयरिंग से बन रहा है, कॉम्पैक्शन से बन रहा है। ये इन्हीं दोनों में जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है तो अपडेटेड फॉर्म बन जा रहा है। तो यही तीन टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, फटाफट लिखो। फर्स्ट, इग्निस रॉक। इग्निस रॉक, igneous rock formed by solidification of formed by solidification of formed by solidification of magma or lava, formed by solidification of magma or lava। मैग्मा जहां लिखोगे एरो देना इंट्रूसिव, और जहां पे लावा लिखोगे एरो देना एक्सट्रूसिव, वहीं पे लिखना। ठीक, लिख लिया। These are often called as primary rock और पेरेंट रॉक, ऑल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं प्राइमरी रॉक क्योंकि सबसे पहले बन रहा है, या पेरेंट रॉक। प्राइमरी और पेरेंट रॉक, प्राइमरी और पेरेंट रॉक formed by volcanic activities, formed due to volcanic activities, formed due to volcanic activities, formed due to volcanic activities। Example, granite, granite, basalt, pegmatite, etc. Now come to the sedimentary rock. Sedimentary rock, sedimentary rock formed due to compaction and sedimentation of different layers, formed due to compaction or sedimentation of different layers। हाँ सर, रहा तो कॉपी लेंगे, ऐसे कौन लिखता है भाई? क्या कर रहा है क्या? फॉर्म ड्यू टू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब ये होता है कॉम्पैक्शन और सेडिमेंटेशन या लेयरिंग, फॉर्म ड्यू टू कॉम्पैक्शन और लेयरिंग ऑफ लेयरिंग ऑफ older rocks, plants, animals, older rocks, plants, animals, older rocks, plants, animals, इनके कॉम्पैक्शन और लेयरिंग से जो बनता है वो है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, एग्जांपल्स लिखो। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, फॉसिल तो होता है, एनिमल प्लांट लिख दिया हो तो क्या फॉसिल। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्ले, शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्ले हो गया, शेल हो गया, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोल लिखना, कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल, क्ले, शेल, शेल गैस सुना होगा, शेल गैस, कोल। एक पॉइंट यही भी लिख लेना, पेट्रोलियम इज फाउंड इन layers of this rock, petroleum deposits are found in the layers of this rock, petroleum layers is found in petroleum deposits are found in the layers of this rock। ठीक है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, changed form of igneous and sedimentary, changed form of igneous and sedimentary, changed form of igneous and sedimentary rock, changed form of igneous and sedimentary rock when they are subjected to when they are subjected to when they are subjected to extreme heat
प्रेशर और टेम्परेचर, एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और टेम्परेचर, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म ही बदल जाता है। हीट और टेम्परेचर सेम हुआ, कब से? क्यों वैसे सेम क्यों होगा? हाँ बताना जरा, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर इज स्टेट ऑफ, ठीक है, और हीट क्या होता है? हीट जो है, हीट हीट कन्वेज एनर्जी। ठीक है, हीट, अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे जाओगे, हीट का मतलब होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर का 1 डिग्री वो बढ़ाने में कितना एनर्जी लग रहा है, वो होता है हीट। ठीक है, हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर तो स्टेट ऑफ वो बता रहा है कि फिलहाल कितना डिग्रीज पे है। ठीक है, तो हीट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, याद रखना। टेम्परेचर इज द स्टेट ऑफ दैट टेम्परेचर, वो तो अलग चीज हो गया, बट हीट अलग चीज। हीट को इसीलिए कैलोरीज में कन्वे करते हैं कि इतनी कैलोरी हीट, इतना जूल चाहिए, क्योंकि एनर्जी है। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल, मार्बल, लाइमस्टोन ही बदल के क्या बनता है? मार्बल। कोल बदल के क्या बन जाता है मेटामॉर्फिक में? डायमंड। कोल बदल के बन जाता है डायमंड, लाइमस्टोन बन जाता है मार्बल, सैंडस्टोन बन जाएगा क्वार्ट्जाइट। सैंडस्टोन बन जाएगा क्वार्ट्जाइट। शेल स्लेट में बदल जाता है, शेल क्वार्ट्ज की बनती है। बट शेल बदल जाता है स्लेट में। अरे स्लेट यूज तो किया, तुम लोगों ने नहीं किया होगा। किया है? हाँ तो स्लेट, स्लेट स्लेट, वो शेल ही बदल के स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलो हेडिंग डालो, सॉइल। यार मजा तुम्हें इसमें भी आना चाहिए, ये तो प्योर कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मुझे लगता है हिस्ट्री भूला जा सकता है, ये तो एक बार यहाँ छप गया तो छप गया। वो पता है, आज क्लास की टाइमिंग गलत हो गई, इसलिए तुम्हें ना आज वो लग रहा होगा। वो सेम क्लास 2 हो गया, वो और ज्यादा हो जाता। मैं ज्योग्राफी की 3 ले लूँ तो तुम लोग गाली दोगे मुझे। चलो ठीक है, जब घुस नहीं रहा तो